आज का जो हमारा टॉपिक है इसके अंदर हम दो चीज़ें डिस्कस करने जा रहे हैं। एक है कि हाउ टू मेंटेन यूनिटी एंड कोहेरेंस इन एसे एंड इन पैराग्राफ। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है समझने के लिए। ये कुछ चीज़ें आप पहले भी पढ़ चुके हैं। जैसा कि देखें कि वन पैराग्राफ डिस्कसेस वन आइडिया फ्रॉम बिगिनिंग टू द एंड। एसे के अंदर ये रूल है कि आप जितने भी पैराग्राफ्स बनाएंगे, एक पैराग्राफ के अंदर सिर्फ आपने एक ही आइडिया डिस्कस करना। फॉर एग्जांपल, इफ द टॉपिक सेंटेंस इज अबाउट द एडवांटेजेस ऑफ न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी, डू नॉट डिस्कस डिसएडवांटेजेस। अगर आप लेट से कि जिस तरह आप जो है वो फॉर एग्जांपल आप इम्पैक्ट ऑफ कोविड-19 ऑन इकोनॉमी आप लिखने जा रहे हैं, तो आपने इसके अंदर एक इम्पैक्ट लिखना है। उसके सेवरल इम्पैक्ट्स हैं, तो जितने इम्पैक्ट्स हैं वो आपके वो पैराग्राफ्स बनाएंगे। आपने उसके अंदर सिर्फ इम्पैक्ट लिखना है, आपने रिकमेंडेशंस नहीं लिखनी, आपने कॉजेज़ नहीं लिखनी है। ये आपको बता रहा है। यूनिटी का मतलब है कि जब हम ऐसे लेवल पर देखते हैं कि पूरा ऐसे हमारा कैसे यूनाइटेड होना चाहिए, ईच पैराग्राफ शुड बी रिलेटेड टू या डायरेक्टेड टुवर्ड्स द थीसिस स्टेटमेंट। फॉर एग्जांपल कि अगर हमारे पास कोविड-19 एंड इट्स इकोनॉमिक इम्पैक्ट ऑन पाकिस्तान है और हमारा थीसिस स्टेटमेंट हम ये बनाते हैं कि कोविड-19 हैज़ डिस्ट्रॉयड आउटराइटली आवर इकोनॉमी, अगर हमारा ये है, तो फिर इसका मतलब है कि हमारा जो पैराग्राफ होगा, जितना भी पूरा ऐसे होगा, हर पैराग्राफ के अंदर हमने क्या बताना है कि किस तरह, हाउ हैज़ इट डिस्ट्रॉयड आवर इकोनॉमी। हमने अपने पैराग्राफ के अंदर, अपने ऐसे के अंदर फिर ये बात नहीं बतानी कि ये हमारे लिए कितना फ़ायदेमंद हुआ, क्योंकि हमारा टॉपिक जो थीसिस स्टेटमेंट है वो ये है कि कोविड-19 के बहुत ही सीवियर असरात जो है वो इम्पैक्ट पड़ा है हमारी इकोनॉमी के ऊपर। तो जब ये हमारा ओपिनियन है तो इसका मतलब है कि हमें वी शुड स्टिक टू अवर ओपिनियन। लेकिन अगर आप आर्गूमेंट्स प्रेजेंट करना चाहते हैं, क्योंकि बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जो ये मानेंगे कि नहीं, कोविड-19 जो है उसने इकोनॉमी को डिस्ट्रॉय नहीं किया, बल्कि उसने, आप ये कह सकते हैं कि ये हमारे लिए एक न्यू बिगिनिंग है, ये हमारे लिए एक ब्लेसिंग बन के साबित है कि अब हम अपने इकोनॉमी को राइट फुटिंग पर चला सकते हैं, हम उसको पहले से ज़्यादा बेहतर कर सकते हैं। हमें अपनी इकोनॉमिक जो पॉलिसीज़ हैं उसके अंदर एक शिफ्ट नज़र आ रही है, और जो वो शिफ्ट आई है इन द पास्ट 3-4 मंथ्स, जैसा कि कल परसों जो है वो हमारे प्राइम मिनिस्टर की एक ट्वीट भी आई। उन्होंने कहा कि देखिए जी, पाकिस्तान की तारीख में या पिछले 30-40 साल में पहली दफ़ा हुआ है कि हमारा जो करंट डेफिसिट है वो डेफिसिट नहीं रहा, बल्कि अब जो है वो हम सरप्लस में चले गए। तो इसका मतलब है कि कहीं ना कहीं थिंग्स आर गोइंग टू बी बेटर इन फ्यूचर। तो ये भी आर्गूमेंट्स हो सकता है, लेकिन जब आपने आर्गूमेंट्स प्रेजेंट करने हैं तो फिर आगे आपको उनको नेगेट करना पड़ेगा, क्योंकि अवर आइडिया, अवर ओपिनियन इज़ कि कोविड-19 ने इसको डिस्ट्रॉय किया है। लेकिन हम आगे ये किस तरह आर्गूमेंट्स प्रेजेंट करेंगे, ये इंशाल्लाह आज के लेक्चर के आगे हम देखेंगे। देखिए नीचे हमारे पास टॉपिक सेंटेंस है, फेडरेशन कैन ओनली बी स्ट्रेंथन्ड बाय गिविंग मोर पावर्स टू द प्रोविंसेस। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर हमारे पास फेडरेशन फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट आ जाए, फेडरेशन के क्या इम्पोर्टेंस है, वो किस तरह जो है वो किसी भी कंट्री को स्ट्रेंथन करती है, तो ये हमारा पहला इस पैराग्राफ का टॉपिक सेंटेंस है। इसके अंदर क्या लिखा है कि बेसिकली जो फेडरेशन है वो तभी मजबूत हो सकती है अगर हम अपने प्रोविंसेस को ज़्यादा से ज़्यादा पावर्स जो हैं वो असाइन करें। 18th अमेंडमेंट हो गई, कितनी जिसके अंदर सूबों के पास जो है वो पावर ज़्यादा है। तो ये एक जो है आर्गूमेंट सोसाइटी के अंदर मौजूद है कि कोई भी मुल्क वो तभी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो सकता है, फेडरेशन तभी मजबूत होती है कि अगर उसके प्रोविंसेस के पास मैक्सिमम पावर्स हों, एजुकेशन से रिलेटेड, हेल्थ से रिलेटेड, जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर से रिलेटेड, और उनके पास उनको इतने रिसोर्सेज भी प्रोवाइड किए जाएँ। अगर उनके पास पावर्स नहीं होंगी तो हमारा इस पैराग्राफ के अंदर ये ओपिनियन है कि फिर फेडरेशन जो है कैन नॉट बी स्ट्रेंथन्ड। जैसा कि आज हमें पाकिस्तान के अंदर ऐसा देखने को मिल भी रहा है कि बहुत सारे सूबे जो हैं वो ये क्लेम करते हैं कि हमारे पास इनफ रिसोर्सेज नहीं, हमारे पास इनफ पावर्स नहीं हैं कि हम सस्टेन कर सकें, बल्कि हमारे जो रिसोर्सेज हैं वो फेडरेशन हमसे एक्वायर कर लेती है और इसके बदले में हमें कुछ नहीं दिया जाता, यहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्ड नहीं किया जाता। तो इसका मतलब है कि फिर वहाँ पर हमें जो है एक डेप्रीवेशन की सेंस जो है वो प्रिवेल होती नज़र आ रही। तो जब डेप्रीवेशन फील की जाएगी तो क्या होगा, अल्टीमेटली रिवोल्ट नहीं लोग करेंगे, जैसा कि हम देख रहे हैं लोग खड़े हो जाते हैं, वो कहते हैं जी हमें हमारे राइट्स जो है वो दिए जाएं। तो ये हमारा जो है वो पॉइंट है। तो इसके अंदर फिर हमने बाकी कुछ नहीं लिखना,
आगे देखे ब्रैकेट के अंदर कि जस्ट राइट डाउन हाउ डेवोल्यूशन ऑफ पावर टू द प्रोविंसेस रिजल्ट्स इन द स्ट्रेंथनिंग ऑफ द फेडरेशन। तो जब हमारा टॉपिक सेंटेंस, हमारा पॉइंट ये है, तो हमने सिर्फ पॉजिटिव इम्पैक्ट, पॉजिटिव साइड ही लिखनी है। डो नॉट ब्रिंग इन एनी अदर आइडियाज़, जस्ट ट्राई टू एस्टेब्लिश दी रेक्विजिट लिंक, कि जो हमसे तवक्को की जा रही है, जो हमारा ओपिनियन है, उसी के मुताबिक चलें। यूनिटी का क्या मतलब है, आप पिछले लेक्चर के अंदर भी देख चुके हैं कि यूनिटी हम कैसे करते हैं, कि हम बार बार जो की वर्ड्स हैं उनको रिपीट करते हैं। ऐसे ही प्रोनाउंस को हमने कैसे यूज़ करना है, हमने ट्रांजिशनल जो फ्रेजेस हैं वो हमने किस तरह यूज़ करनी है, ये आगे आ जाता है बहुत ही इंपॉर्टेंट कोहेरेंस। ऐसे के अंदर और पैराग्राफ के अंदर जो कोहेरेंस है वो किस तरह, एक तो ये दरमियान में देखें करेक्ट यूज़ ऑफ प्रोनाउन, ये हम डिस्कस कर चुके हैं, आपको पता है। करेक्ट यूज़ ऑफ पंक्चुएशन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। छोटे छोटे पंक्चुएशन मार्क्स से आप अपनी सारी बात ही जो है वो बदल सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल देखें, जैसा कि मैं पहले भी, एक बड़ी क्लासिक एग्ज़ाम्पल है, मैं कहता हूँ अ वुमन विदाउट मैन इज़ नथिंग। ये आपके सामने जो है वो एक सेंटेंस लिखा हुआ है। इस सेंटेंस का मतलब है कि मर्द के बगैर जो है वो औरत का कोई हाल नहीं। अब ये देखें, अब मैं कहता हूं ये हमने यहां पर पहला जो है ये कॉलन का साइन लगाया है, इसका मतलब है कि आगे हम इस औरत को डिफाइन कर रहे हैं जो हमने पहले बात लिखी है। अब ये गौर करिएगा, अब यहां पर हमने अपने जो पंक्चुएशन मार्क्स हैं इनको चेंज कर दिया है। पहले हमने कॉलन लगाया था। कॉलन का मतलब ये होता है कि जब आप कोई आइडिया प्रेजेंट करते हैं और उसके बाद कॉलन लगाते हैं, तो इसका मतलब है कि आगे आने वाले इस सेंटेंस के अंदर आप उस आइडिया को जो है वो डिस्कस करने जा रहे हैं। जब आप सेमीकोलन लगाते हैं तो इसका मतलब जो है वो बिल्कुल चेंज हो जाता है। इसका मतलब ये है कि इससे पहले जो आइडिया प्रेजेंट किया गया है और उसके बाद जो आपने कॉमास के अंदर आइडिया प्रेजेंट करना है, ये दोनों डिफरेंट हैं। अब ये जो सेंटेंस है इसका मतलब है अ वुमन सेमीकोलन विदाउट मैन इज़ नथिंग, कि यहाँ पर है कि जो मर्द है वो औरत के बगैर जो है वो कुछ नहीं है। अब हमारा जो मीनिंग है इस पंक्चुएशन मार्क से बिल्कुल ही चेंज हो गया है। अगर हम कॉलन लगाते हैं तो इसका मतलब है कि औरत मर्द के बगैर कुछ नहीं। अगर हम सेमीकोलन लगाते हैं तो इसका मतलब है कि मर्द जो है वो औरत के बगैर किसी काम का नहीं। तो छोटे छोटे पंक्चुएशन मार्क्स लगाने से हमारी डिटेल जो है वो कैसे चेंज हो जाती है। एक और बड़ी क्लासिक एग्जांपल, ये पहले भी बता चुका हूं, देखें, रोको मत जाने दो, रोको कॉमा मत जाने दो। रोको मत जाने दो। अब ये सिर्फ कॉमा आगे पीछे लगाने से हमारी जो सारी सेंस है वो चेंज हो जाती है। तो ये चीज़ कोहेरेंस के अंदर आती है कि जब आप अपने पैराग्राफ्स लिख रहे हैं, जब आप ऐसे लिख रहे हैं, तो इसका मतलब है कि जो पंक्चुएशन के रूल्स हैं उनको आपने अच्छी तरह से कंप्रीहेंड करना है। करेक्ट यूज़ ऑफ नाउन्स, कि जो आपने नाउन्स इस्तेमाल करने हैं, जेरेंड आपने कैसे इस्तेमाल करना है, नाउन जो है वो आपने मटेरियल नाउन कहाँ पर किस तरह इस्तेमाल किया जाता है, उसके अंदर यूज़ ऑफ आर्टिकल कैसे आते हैं, एब्स्ट्रैक्ट नाउन किस जगह पर आता है, किसी नाउन को जो है वो हम कैसे क्या एडजेक्टिव के तौर पर प्रेजेंट कर सकते हैं या नहीं। तो ये सारी चीज़ें जो है वो इसके बारे में भी हमें आइडिया होना चाहिए। लॉजिकल डिवीजन ऑफ आइडियाज़, ये भी हम डिस्कस कर चुके हैं प्रीवियस लेक्चर के अंदर। लॉजिकल डिवीजन ऑफ आइडियाज़ से क्या मुराद होता है जी, कौन बताएगा, शाबाश। लॉजिकल डिवीजन ऑफ आइडियाज़ से मुराद है कि अगर वी आर गोइंग टू राइट अबाउट कॉजेज ऑफ समथिंग, तो उस पार्ट ऑफ द एसे के अंदर वी विल ओनली राइट कॉजेज।
जब हम सारे कॉजेज़ 8 हैं, 5 हैं, 3 हैं, जब सारे कॉजेज़ लिख चुके होंगे, फिर उसके बाद हम इम्पैक्ट का पोर्शन स्टार्ट करेंगे। उस पोर्शन में हमारे जो पैराग्राफ्स आने हैं वो सिर्फ और सिर्फ इम्पैक्ट से रिलेटेड होने चाहिए। फिर आगे हम रिकमेंडेशंस का पार्ट जो है वो स्टार्ट करेंगे, तो उसमें सिर्फ और सिर्फ रिकमेंडेशंस के पैराग्राफ्स आने चाहिए और एंड पे जो है वो हमारा कंक्लूजन आना चाहिए। ये हम डिस्कस कर चुके हैं कि लॉजिकल डिवीजन ऑफ आइडियाज़ से क्या मुराद होता है। करेक्ट यूज़ ऑफ ट्रांजिशन सिग्नल्स, कि आपने जो ट्रांजिशनल सिग्नल्स हैं वो भी आपने सही इस्तेमाल करने हैं। जैसे हमने अपने पिछले पैराग्राफ के अंदर पढ़ा कि जो अगर जहाँ पर हम कंक्लूड कर रहे हैं तो कंक्लूजन के लिए एक सर्टन ट्रांजिशनल फ्रेज़ जो है वो इस्तेमाल की जाती हैं। इसी तरह अगर हम एलेबोरेट कर रहे हैं, अगर हम एग्ज़ाम्पल दे रहे हैं तो फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर हम नतीजा निकाल रहे हैं तो रिजल्टेंटली, अगर हम स्टार्ट में कोई बात करें इन द बिगिनिंग, टू स्टार्ट विद। तो जो ट्रांजिशनल फ्रेजेस हैं वो भी सही टाइम पर इस्तेमाल होनी चाहिए। ये आपके सामने जो है वो अब मुख्तलिफ एग्जांपल्स आएंगी। सबसे पहले जो आपने पढ़ा कोहेरेंस के अंदर करेक्ट यूज़ ऑफ नाउन्स, कि करेक्ट यूज़ ऑफ नाउन से क्या मुराद है। देखें एक पैराग्राफ आपके सामने लिखा हुआ है, इसको गौर से सुने। गोल्ड अ प्रेशियस मेटल हैज़ 2 कैरेक्टरिस्टिक्स। ये हमारा टॉपिक सेंटेंस है। इसका मतलब क्या है कि इन दिस पैराग्राफ वी आर ओनली गोइंग टू डिस्कस अबाउट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ गोल्ड, और वो हमने बताने हैं कि कितने हैं, 2 हैं। हम 2 ही डिस्कस करेंगे इस पैराग्राफ के अंदर। फर्स्ट ऑफ ऑल अब देखें गोल्ड, ये अंडरलाइन किया हुआ है, रेपिटेशन ऑफ की नाउन्स, कि हमने अपने वर्ड्स को बार बार रिपीट करना है। गोल्ड हैज़ ए लस्ट्रस ब्यूटी दैट इज़ रेजिस्टेंट टू करोजन, ख़राब नहीं होता, चाहे 20 साल बाद भी आप निकालेंगे वो काला नहीं हुआ होगा, करोड़ नहीं होता। देयरफॉर, अब ये देयरफॉर देख लें, ये एक ट्रांजिशनल सिग्नल है। आगे हम उसे आगे बताने जा रहे हैं। दैट इज़ वाई इट इज़ सूटेबल। अब यहाँ पे इट जो है ये हमने किसके लिए इस्तेमाल किया है, गोल्ड के लिए। कोई कन्फ्यूजन तो नहीं है। दैट इज़ वाई या देयरफॉर इट इज़ सूटेबल फॉर ज्वेलरी, कॉइन्स एंड ऑर्नामेंटल पर्पसेस, फुल स्टॉप। अब इस सेंटेंस के अंदर देखें, हमने ज्वेलरी भी यूज़ कर ली है, कॉइन्स, ये हमने 2 नाउन्स जो हैं वो यूज़ कर लिए। आपको याद है कि जब हमारे किसी सेंटेंस के अंदर 2 या 2 से ज़्यादा नाउन्स हम लिख लें तो उनकी जगह पर जो आगे जब हमने प्रोनाउन लिखना है तो हमारे पास क्या तरीकाकार है। लास्ट लेक्चर में हमने डिस्कस किया था, फॉर्मल लिख लें, लेटर लिख लें, या फिर आप वो जो जिसकी आप बात करना चाहते हैं उसका खुद नाम ही लिख लें तो सबसे बेहतर है। फॉर एग्जाम्पल अगर यहाँ गोल्ड की बजाय मैंने लिखा होता, पिछला सेंटेंस है कि देयरफॉर इट इज़ सूटेबल फॉर ज्वेलरी, कॉइन्स एंड ऑर्नामेंटल पर्पसेस, फुल स्टॉप। इट नेवर नीड्स टू बी पॉलिश्ड एंड विल रिमेन ब्यूटीफुल एवर, फुल स्टॉप। अब यहाँ पे इट अगर हम लगा दें तो मुझे ये बताएं, ये रीडर कंफ्यूज हो जाएगा कि आपने ये ज्वेलरी के बारे में इट लिखा है, कॉइन्स के बारे में लिखा है या गोल्ड के बारे में लिखा है। तो आपने इस तरह की एम्बिग्यूटी जो है उसको हमेशा अवॉइड करना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो जब आप गोल्ड लिख देते हैं तो हमें आइडिया समझ आ जाता है। अनदर कैरेक्टरिस्टिक ऑफ गोल्ड इज इट्स यूजफुलनेस टू इंडस्ट्री एंड साइंस, full stop. It has been used in hundreds of industrial applications, full stop. The most recent use of gold, अब ये देखना है कि किस तरह एक ही वर्ड जो है उसको मैं कोई 3, 4, 5 दफ़ा एक पैराग्राफ के अंदर रिपीट कर रहा हूँ। इसके 2 पर्पज़ होते हैं। एक तो यह है कि हम अपने रास्ते से नहीं भटकते, हम उसी आइडिया के ऊपर ही काम करते रहेंगे, और दूसरा कि जो हमारा एग्ज़ामिनर है उसे भी पता चलता रहेगा कि ये हम सिर्फ इसी चीज़ के बारे में लिख रहे हैं। The most recent use of gold is in astronaut suits. They wear gold-plated heat shields. Full stop. In conclusion, अब हम क्या कर रहे हैं, conclude कर रहे हैं। Gold is traded not only for its beauty but also for its utility. हमने कहा कि gold is known for 2 characteristics. उसी बात को हमने जो है वो रीफ्रेज कर दिया कि इसकी यूटिलिटी भी है और ये ब्यूटिफिकेशन के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है। तो इसमें हम देख लें कि हमने किस तरह नाउन्स को बार बार जो है वो रिपीट किया, कि नाउन किस तरह हमने प्रोनाउन यूज़ किया और किस तरह हमने ट्रांजिशनल सिग्नल्स जो हैं वो इस्तेमाल किए। अब देखें अगला एक पैराग्राफ जो बड़ा इंटरेस्टिंग है। इस पैराग्राफ के अंदर जी
अच्छा, फॉर एग्जाम्पल देखें, हमारे पास सेंटेंस है देयरफॉर इट इज़ सूटेबल फॉर ज्वेलरी, कॉइन्स एंड ऑर्नामेंटल पर्पसेस, फुल स्टॉप। अब इससे अगला सेंटेंस, इफ़ वी आर गोइंग टू राइट समथिंग अबाउट ज्वेलरी और कॉइन्स, ठीक है, तो फिर हम इसमें लिखेंगे, लेट्स से कि अगर हम एक सेंटेंस ज्वेलरी के बारे में लिखना चाहते हैं, मैं कहता हूँ द फॉर्मर हैज़ ऑलवेज फाउंड इट्स अपील विद द वेमेन इन द सोसाइटी। ज्वेलरी जो है, अब इसका मतलब है कि मैं यहाँ पर गोल्ड की बात नहीं कर रहा, मैं जो इस सेंटेंस के अंदर दो जो नाउन्स मैंने प्रेजेंट किए हैं उनमें से एक की बात कर रहा हूँ। अब मैंने फॉर्मर लिखा तो इसका मतलब है कि यहाँ पर ज्वेलरी की बात की जा रही है। अगर मैं कॉइन्स के बारे में लिखना चाह रहा हूँ तो मैं लिख दूंगा लेटर, LATTER। तो मैं कॉइन्स की अगर कोई बात बताना चाहता हूँ तो मैं लेटर लिख लूँगा। अगर मैं इन दोनों की बात नहीं करना चाह रहा तो फिर मुझे अपना जो कीवर्ड है उसको रिपीट करने की ज़रूरत है ताकि एम्बिगुइटी ना रहे। अगर मैं यहाँ पर गोल्ड की बजाय इट लिख देता हूँ तो फिर रीडर नहीं समझ पाएगा कि मैं ज्वेलरी की बात कर रहा हूँ, कॉइन्स की बात कर रहा हूँ, मैं किसकी बात। तो ये तरीक़ाकार है। अब देखिएगा, इफ़ बाई यूजिंग प्रोनाउंस दे डू नॉट मेक द सेंस क्लियर, जो मैं आपको पहले समझा चुका हूँ कि समटाइम्स ऐसा होता है कि हम नाउन्स की जो प्रोनाउंस इस्तेमाल करते हैं उनके अंदर हमें एम्बिगुइटी नज़र आती है। तो अगर ऐसी एम्बिगुइटी हो तो उसको फ़ौरन जो है वो ओवरकम करें। यूज़ द की नाउन देन। फॉर एग्जांपल देखें, इंग्लिश हैज़ बिकम एन इंटरनेशनल लैंग्वेज, फुल स्टॉप। ये हमारा टॉपिक सेंटेंस है। इसमें हमने अब क्या आइडिया दिया है कि ये एक बैनुल अक़वामी ज़ुबान जो है वो बन चुकी है। एक्सेप्ट फॉर चाइनीज़ मोर पीपल स्पीक इट, माँ सिवाय चाइनीज़ के। अब यहाँ पर आगे देखिएगा, देन एनी अदर लैंग्वेज, यहाँ पर इट जो है ये किसकी तरफ इशारा कर रहा है? इंग्लिश। माँ सिवाय चाइनीज़ के जो चीन के अंदर रहने वाले लोग हैं, मोस्ट पीपल स्पीक इट देन एनी अदर लैंग्वेज। स्पेनिश इज़ ऑल्सो द ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ मैनी कंट्रीज़ इन द वर्ल्ड बट सम कंट्रीज़ हैव इट एज देयर ऑफिशियल। अब यहाँ पर देखें, ये जो इट है ये हमारे लिए एम्बिगुइटी क्रिएट करेगा। गौर से इस सेंटेंस को पढ़ें। स्पेनिश इज़ ऑल्सो ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ मैनी कंट्रीज़ इन द वर्ल्ड बट सम कंट्रीज़ हैव इट एज देयर ऑफिशियल और अनऑफिशियल सेकंड लैंग्वेज। अब यहाँ पे इट जो है ये किसकी तरफ इशारा कर रहा है? इंग्लिश की तरफ कि स्पेनिश की तरफ? एम्बिगुइटी दोनों की तरफ इशारा कर सकता है। हमारा टॉपिक सेंटेंस क्या है कि अंग्रेज़ी ज़ुबान। हम कहते हैं कि नहीं, कुछ मुल्कों के अंदर जो है स्पेनिश इज़ ऑल्सो द ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ मैनी कंट्रीज़ इन द वर्ल्ड बट सम कंट्रीज़ हैव इट, लेकिन कुछ मुल्कों के अंदर ये ज़ुबान एज देयर ऑफिशियल और अनऑफिशियल सेकंड लैंग्वेज। अब ये बाकी मुल्कों के अंदर स्पेनिश ऑफिशियल लैंग्वेज की हम बात कर रहे हैं या इंग्लिश एज ऑफिशियल लैंग्वेज की बात कर रहे हैं? अच्छा, यही तो मैं आपको समझा रहा हूँ कि जब आप जुमले के अंदर ये देखें, ये एक एम्बिगुअस प्रोनाउन है, ये स्पेनिश की तरफ भी इशारा कर रहा है और इंग्लिश लैंग्वेज की तरफ भी इशारा कर रहा है। तो जब ऐसी एम्बिगुइटी आती है तो फिर आप कोशिश किया करें कि उस प्रोनाउन को कट करके जो ऊपर लिखा हुआ है यूज़ द की नाउन। बेसिकली हम यहाँ पर ये बताना चाह रहे हैं कि कुछ मुल्कों के अंदर ये जो इंग्लिश लैंग्वेज है वो ऑफिशियल लैंग्वेज है और कुछ के अंदर जो है वो ये सेकंड ऑफिशियल लैंग्वेज कंसीडर की जाती है। मोर देन 70% ऑफ द वर्ल्ड्स मेल इज रिटन इन इट। 70% जो दुनिया की मेल है वो इसी लैंग्वेज के अंदर लिखी जाती है। अब अगर ऊपर हमने की नाउन रिपीट नहीं किया हुआ तो आगे देखें, नीचे जो हमने प्रोनाउन यूज़ किया है वो अगेन एम्बिगुअस बन जाता है कि ये 70% स्पेनिश लैंग्वेज के अंदर मेल लिखी जाती है या फिर इंग्लिश। तो अगर यहाँ पर आप इंग्लिश लिख देंगे तो आगे हमारा प्रोनाउन जो है वो बिल्कुल क्लियर हो जाएगा कि इसका मतलब है कि ये प्रोनाउन हमने पीछे डिस्कस किए गए नाउन के बारे में ही लिखा है। सम कंट्रीज हैव इंग्लिश एज देयर ऑफिशियल और अनऑफिशियल सेकंड लैंग्वेज। मोर देन 70% ऑफ द वर्ल्ड्स मेल इज रिटन इन इट। अब हमें पता चल गया कि इसका मतलब है कि हम इंग्लिश लैंग्वेज की बात करें। इट इज़ द प्राइमरी लैंग्वेज ऑन द इंटरनेट। इन इंटरनेशनल बिजनेस इट इज़ यूज मोर देन एनी अदर लैंग्वेज। अब देखें, अभी यहाँ तक जो हमने पढ़ा है
तो इंग्लिश के बाद कोई भी और ऐसा नाउन नहीं आया, कोई लैंग्वेज नहीं आई जिसके बारे में हमें अलग से कोई प्रोनाउन लिखना पड़े। अब देखिए अगले सेंटेंस के अंदर हमारे पास एक और लैंग्वेज जो है उसका जिक्र आ गया, या ऑल्दो फ्रेंच यूज्ड टू बी द लैंग्वेज ऑफ डिप्लोमेसी कॉमा इट हैज़ रिप्लेस्ड इट थ्रू आउट द वर्ल्ड। अब यहाँ पे अगरचे कि फ्रांसीसी ज़ुबान भी दुनिया में जो है हर जगह बोली जाती थी कॉमा इट हैज़ रिप्लेस्ड इट। अब यहाँ पे इट जो है ये कौन है, ये फ्रांसीसी ज़ुबान ने रिप्लेस किया है कि इंग्लिश ज़ुबान ने रिप्लेस किया है? अब यहाँ पर इट जो है ये एम्बिगुअस प्रोनाउन है, क्योंकि ये फ्रांसीसी ज़ुबान, क्योंकि इससे पीछे वाला नाउन क्या है, फ्रेंच लैंग्वेज है, जबकि हम बात कर रहे हैं इंग्लिश लैंग्वेज की। तो ये इट जो है ये तो फ्रेंच लैंग्वेज की तरफ इशारा कर रहा है। इसका मतलब है कि हमारे पास अगेन एम्बिग्विटी आ गई, तो हमने इस प्रोनाउन को भी कट करके यहाँ पर की नाउन जो है उसको रिपीट करना है। फ्रेंच यूज्ड टू बी द लैंग्वेज ऑफ डिप्लोमेसी कॉमा इंग्लिश हैज़ रिप्लेस्ड इट। अंग्रेज़ी ज़ुबान ने लेकिन इसे रिप्लेस कर दिया। अब जो दूसरा इट है ये हमें पता है कि ये किसके बारे में है, ये फ्रेंच लैंग्वेज के बारे में, थ्रू आउट द वर्ल्ड। देयरफॉर अनलेस यू प्लान टू स्पेंड योर लाइफ अलोन ऑन अ डेजर्ट आइलैंड कॉमा इट इज़ यूजफुल लैंग्वेज टू नो। अब अगर ऊपर हमने इंग्लिश लिखा है तो नीचे वाला जो प्रोनाउन है ये हमें जो है वो बता सकता है, इशारा कर सकता है कि हम किसकी बात करें। अगर ऊपर आपने प्रॉपर नाउन नहीं लिखा तो यहाँ पर ये जो है वो अगेन एम्बिगुअस हो जाएगा, हमें समझ नहीं आएगी कि ये आप फ्रेंच लैंग्वेज की बात कर रहे हैं या फिर इंग्लिश लैंग्वेज की बात कर। तो ये आपके पास जो पैराग्राफ है इसमें जितने भी ये प्रोनाउंस अंडरलाइन किए हुए हैं इनको ज़रा करेक्ट करें और दोबारा 2 मिनट के अंदर जो है इसको पढ़ें।